मुझे लगता है कि महात्मा गांधी की बात को चरितार्थ करता हुआ अगर कोई भी एक नेता है पूरे देश में वो नजर आ रहा है तो वो राहुल गांधी है। नहीं तो जब उनको चाहिए मुसलमानों का वोट अमरोहा जाते हैं तो शमी को भाई बताते हैं, और जब हिंदुओं का वोट चाहिए तो मुसलमानों को घुसपैठिया बताते हैं। तो कि जब धर्म का सांप्रदायिकता का घालमेल राजनीति के साथ होने लगे तो इसका मतलब है कि तानाशाह और घबरा रहा है। मुझे लगता है कि ये पता चल गया है जनता को कि अगर नरेंद्र मोदी जी को 10 साल का शासन और मिलेगा तो जो लोगों के जीवन से खुशी, थाली से खाना, जेब से पैसा और सिलेंडर से गैस, दुपहिया तिपहिया वाहनों से पेट्रोल डीजल पूरी तरह से गायब हो जाएगा। सामाजिक न्याय को लेकर एक कार्यक्रम जवाहर भवन में चल रहा है। सामाजिक न्याय वो शब्द जिस पर कांग्रेस ने बीते कुछ दिनों में बहुत ज्यादा फोकस किया है, और भारतीय संविधान की जो अवधारणा है वो भी सोशल जस्टिस या सामाजिक न्याय में अंगीकृत है, वो छिपी हुई है। लेकिन सामाजिक न्याय ये जो शब्द है, इसी पर भारतीय जनता पार्टी खूब सवाल पैदा कर रही है। मैनिफेस्टो पे तरह तरह की बातें की गई हैं। कहा जा रहा है कि दलितों या अनुसूचित जाति जनजातियों के लोगों का आरक्षण छीनकर कांग्रेस मुस्लिमों को यह आरक्षण देना चाहती है। तो सामाजिक न्याय जो सबसे बड़ा हथियार कांग्रेस का होना चाहिए था, बीजेपी अब उस पर आरोप लगा रही है। क्या पूरा मामला है और कांग्रेस बीजेपी के इन आरोपों को उससे किस तरीके से लड़ेगी, क्या उसका स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग रहेगा, इन सब चीज़ों पे बातचीत करने के लिए रागिनी नायक जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत मैम आपका। सामाजिक न्याय, राहुल गांधी पूरी भारत जोड़ो यात्रा जब कर रहे थे तो उन्होंने इस शब्द का बहुत प्रयोग किया। सामाजिक न्याय हमारे संविधान में अंगीकृत बात है, तो सामाजिक न्याय को किस तरीके से आप लोग इम्प्लीमेंट करेंगे? कोई प्रोसेस भी है या केवल एक शब्द है जो कॉइन कर दिया गया है? देखिए, मुझे लगता है कि भारतवर्ष की राजनीति की दशा और दिशा को निर्धारित करने के लिए एक बहुत छोटा सा उदाहरण गांधी जी ने दिया था, जो कि मुझे लगता है जिसके बहुत ही दूरगामी परिणाम देश में देखने को मिले जब तक कांग्रेस की सरकार रही। उन्होंने एक बहुत छोटी सी बात कही थी कि राजनीति का लक्ष्य और ध्येय होना चाहिए कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के आंसू पोंछना, उसके चेहरे पर मुस्कान लेकर आनी है। और आज जब, जैसा कि आपने ही कहा कि संविधान में अंगीकृत सामाजिक न्याय की जब बात होती है तो मुझे लगता है कि महात्मा गांधी की बात को चरितार्थ करता हुआ अगर कोई भी एक नेता है पूरे देश में वो नजर आ रहा है तो वो राहुल गांधी है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान मणिपुर से मुंबई तक का सफ़र किया, हर बार राहुल जी ये बोलते रहे कि आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पहली बात कि जातिगत जनगणना हो, ये पता चले कितनी जाति के कितने लोग हैं, कितने दलित हैं, कितना बड़ा पिछड़ा वर्ग है, पिछड़े वर्ग में कौन कौन सी जातियां हैं, और कितने साथ में अल्पसंख्यक कितने हैं, गरीब जनरल कास्ट के लोग कितने हैं। और उसके बाद साथ में आज राहुल जी ने बहुत अच्छी बात कही कि ये भी पता चले कि समाज की जो बड़ी बड़ी जगह हैं वहाँ पर उनकी हिस्सेदारी कितनी है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कितनी है, मीडिया हाउस में कितनी है, लीगल फ्रेटर्निटी में कितनी है। तो ये सारी चीज़ें अगर पता चलेंगी तभी न्याय मिल सकेगा। और मुझे लगता है दो बातें जो आज राहुल जी ने कही इस कॉन्क्लेव में वो बहुत ज़रूरी थी। उन्होंने कहा कि मेरा जाति में उतनी दिलचस्पी नहीं है, मेरी दिलचस्पी न्याय में है। जब तक संख्या पता न चले, जब तक भागीदारी पता न चले तो अनुपात में सही न्याय कैसे होगा। और दूसरी बात उन्होंने कही कि राजनीति नहीं, ये अब मेरे जीवन का मिशन है। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा संदेश आज कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता की तरफ से गया है, और ये जो गांधी जी ने कहा था अंत्योदय और सर्वोदय, उन दोनों बातों को चरितार्थ। जो पिछड़े लोग हैं, सबसे पहले ये शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये पिछड़े लोग, ये शब्द अच्छा नहीं है। सबसे पहले इस शब्द को खत्म करना है। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, आपको यह समझना है कि आपके साथ किया क्या गया है। आजादी की लड़ाई पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासी, इन सब ने लड़ी, मगर कोई मेंशन ही नहीं। माइनॉरिटी भी। तो मेरा कहना है कि जब तक हम आपकी हिस्ट्री को रिवाइव नहीं करेंगे, जब तक आपकी एक बार फिर जड़ नहीं लगेगी, हिस्टोरिकल जड़ नहीं लगेगी,
तब तक ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। मगर ये एक बात समझ लीजिए कि जो मैंने आपसे पहले कहा, ये मेरे लिए राजनीति नहीं है, ये मेरे लिए लाइफ मिशन है, इसको छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। और मैं गारंटी करके कह रहा हूं, जो कांचा जी ने कहा, आप लिख लो, आप लिख लो, जाति जनगणना को कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। और जितना इसको रोका गया, जितना इसको रोका गया, उतनी तेजी से, उतनी फोर्स से यह वापस आएगा। महात्मा गांधी का आपने नाम लिया। महात्मा गांधी के दौर में व्हाट्सएप नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, टीवी चैनल्स जो हैं, टीवी मीडिया चैनल्स जो हैं वो उस तरीके से फंक्शन नहीं करते जिस तरीके से आज कर रहे हैं, या जितना बड़ा नेटवर्क है। वादे आप करते हैं, मैनिफेस्टो आप बनाते हैं, इन सब चीज़ों का परिणाम या प्रोडक्टिविटी तब निकल के आती है इलेक्टोरली, जब लोगों तक वो पहुंच सके। तो क्या लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं अपनी बात? देखिए, लोगों तक कांग्रेस पार्टी के क्रांतिकारी न्याय पत्र का पहुंचना मोदी जी की बौखलाहट और झल्लाहट में ही स्पष्ट नजर आ रहा है। आज राहुल जी ने कहा कि मोदी जी घबरा रहे हैं, और मुझे लगता है कि जब मोदी जी, भाजपा, संघ और तमाम उनके नेता घबराते हैं तो वो अपने ट्राइड एंड टेस्टेड हथियार पर उतर आते हैं, हथकंडों पर उतर आते हैं, और वही हिंदू मुसलमान करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो जब मोहम्मद शामी नहीं, तो जब उनको चाहिए मुसलमानों का वोट, अमरोहा जाते हैं तो शामी को भाई बताते हैं, और जब हिंदुओं का वोट चाहिए तो मुसलमानों को घुसपैठिया बताते हैं। तो ये खेल उन्होंने खेलना शुरू कर दिया है। और मैं तो इसमें कहती हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण बात ये समझने की है कि जब धर्म का, सांप्रदायिकता का घालमेल राजनीति के साथ होने लगे तो इसका मतलब है कि तानाशाह और घबरा रहा है। और ये कहीं ना कहीं जो बात आपने कही, वो मैनिफेस्टो सोशल मीडिया के जरिए पहुंच रहा है, टेलीविज़न के जरिए पहुंच रहा है, वो हम घर घर न्यायपत्र पहुंचाने का जो एक खड़गे जी ने दिल्ली से शुरुआत की थी, राहुल जी ने केरल से की थी, वो भी कहीं ना कहीं उसका ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला पे बीजेपी लौट जाती है। 1980 के दशक से इन लोगों ने राम मंदिर आंदोलन को एक राजनीतिक मसला बनाया। उसके बाद तमाम तरह के दंगे हमने देखे, गुजरात हम लोगों ने देखा। बजाय इसके इन लोगों को इलेक्टोरल बेनिफिट मिलता रहा, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं। और एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा। कई विधानसभाओं में जब मैंने रिपोर्टिंग की चुनावों के दौरान, तो मैंने देखा मुस्लिम बहुल जो सीट्स होती हैं वहाँ पर पोलराइजेशन इस तरह हो जाता है कि हिंदू वोट एक तरफा पड़ जाता है। कई दफ़ा ये देखने को मिलता है। तो इस चुनौती से लड़ने के लिए कोई प्लान ऑफ एक्शन भी है क्या? क्योंकि मैम केवल बोल के तो बातचीत हो नहीं पाएगी। प्लान ऑफ एक्शन क्या है? देखिए, आपने ठीक बात कही, जहाँ भी पोलराइजेशन होता है वह क्रॉस पोलराइजेशन भी होता है। लेकिन मुझे लगता है कि पिछले 10 सालों में जिस तरह से देश में महंगाई की मार है, नौजवान बेरोजगार है, महिलाओं की अस्मिता तार तार है, हर संवैधानिक कमज़ोर हो रहा हर संवैधानिक अधिकार है, सीमा पर लगातार घुसपैठ और प्रहार है, और चारों तरफ जुमलों और झूठ की बौछार है। मुझे लगता है कि ये पता चल गया है जनता को कि अगर नरेंद्र मोदी जी को 10 साल का शासन और मिलेगा तो जो लोगों के जीवन से खुशी, थाली से खाना, जेब से पैसा और सिलेंडर से गैस, दुपहिया तिपहिया वाहनों से पेट्रोल डीजल पूरी तरह से गायब हो जाएगा। और उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं संविधान में जो अधिकार सुरक्षित किए गए हैं कि कोई भी वर्ग, कोई भी तबका राजनीति के हाशिए पर ही ना पड़ा रह जाए, वो अधिकार भी खत्म हो जाएंगे। आपने आरक्षण से बात शुरू की थी, तो ये झूठा प्रचार करना, देखिए मधु लिमये कहते थे कि आरएसएस का फुल फॉर्म है र्यूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी। तो झूठ की बात हो, प्रपंच की बात हो, मक्कारी, धोखाधड़ी, अफवाह फैलाना, ये वो अच्छा करते हैं।